भारतवर्ष में अध्यात्म की दो धाराएं बहती रही हैं। एक धारा जिसकी बात सुबह हो रही थी, वैदिक काल की धारा, जिसने सदैव अपनी उड़ान को धरती के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कुछ इस तरह की कोई स्पेस में गया और उसने इंटरनेट का आविष्कार किया और उससे धरती को जोड़ा। और एक दूसरी धारा जो उड़ते उड़ते परम व्योम में जाने की चेष्टा में धरती को पूरी तरह भूल गई। कई बार ये होता है इवन ह्यूमन लाइफ में कि हम लोग बहुत अधिक विचारों में उड़ान भरते रहते हैं तो जमीनी सतही हकीकतों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो भारतवर्ष में भी एक समय ऐसा आया कि जब ऊंची उड़ान भरते भरते हमने ये पूरी जो जैसे अंतरिक्ष से कोई धरती को देखे तो कह देगा कि इट्स जस्ट अ डॉट, स्पेक ऑफ डस्ट। और उस स्पेक ऑफ डस्ट में जो अद्भुत कार्य हो रहा है उसको नजरअंदाज करके वो उसमें उड़ता चला जाए और किसी परम व्योम के शून्य में विलीन हो जाए। तो एक समय भारतवर्ष में भी इस तरह की धारा आई। अगर गहराई से देखें तो वो दैवीय प्रयोजन था। वो युग ऐसा था, परिवर्तन ले रहा था और खिलाड़ियों को इस मैदान में आना था। और उस समय भारत की शक्ति और ऊर्जा एक तरह से क्षीण होनी शुरू हुई। और शेयरिंग पिन पॉइंट करते हैं, ये हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं कि वहाँ से इन्वेजन हुए, यहाँ से इन्वेजन हुए। तो इन्वेजन क्यों हुए? वो भारतवर्ष जिसमें एक समय इतनी अद्भुत शक्ति और ग्लोरी विराजमान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पृथ्वी से अपनी जड़ों को उखाड़ दिया कंप्लीटली और केवल हम शून्य की खोज में लग गए। आइडियल क्या बन गया? मोक्ष, धरती पर हमको आना ना पड़े, ये पीड़ा कष्ट। ये विचारधारा इतनी संकीर्ण है और इतनी स्वार्थ से भरी है। और वो एक समय था जब दूसरे देशों में एक दूसरी विचारधारा जन्म ले रही थी जो धरती से जुड़ी रही। एक टू द क्रेडिट ऑफ सेमेटिक रिलीजन्स, उन्होंने कभी इतनी फ्लाइट नहीं भरी जैसी कि हमारे वेद वेदांतों में भरी है, लेकिन उनकी भी फ्लाइट है पर वो धरती से जुड़े रहे। They kept themselves fully connected to earthly realities। और इस कारण हम देखते हैं कि धीरे 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 वो बसते चले गए और हम लोग मोक्ष की तलाश में अदर वर्ल्डली कॉलोनीज बनाते रह गए। ये इसलिए बार बार एम्फसाइज करना जरूरी है क्योंकि बहुत बार अभी भी भारतवर्ष में यह रोग नहीं गया है। आप किसी भी स्पिरिचुअल चैनल को खोल के देख लीजिए, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल चैनल, आई एम सॉरी टू से सब अदर वर्ल्डली एवरीवेयर विदाउट ए डाउट एक बैठे होंगे स्वामी जी जो अल्टीमेटली वही बातों को करते हुए ले जा रहे हैं हमको दूर। इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस। अभी भी हमने श्री कृष्ण की, अभी शेरविंद तो बाद में श्री कृष्ण की वाणी को भी अगर हम आत्मसात कर लें, और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शेरविंद को पढ़ें क्योंकि वो डायरेक्टली हमको कितनी भी ऊंचाई पर धरती से जोड़ के रखते हैं। ना केवल जोड़ के रखते हैं, ये जो ऊंची उड़ान है वो धरती को पोषित करने के लिए, धरती को नर्चर करने के लिए। और इसीलिए जो चैप्टर्स हैं हम लोग केवल टच करेंगे, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और शेयरिंग इसमें कॉस्मिक इल्यूजन, माइंड, ड्रीम, हैलुसिनेशन इत्यादि वे शब्द जो हम लोगों ने उपयोग किए हैं संसार के लिए, और इनका खंडन अति 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 आवश्यक है क्योंकि इनको प्रतिपादित करने वाले जो दो मन, दो मस्तिष्क, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, they are without a doubt one of the greatest intellects of all times, जिसमें एक है शंकराचार्य और दूसरे हैं गौतम बुद्ध। वेरी माइटी इंटेलेक्ट। और अगर हम पढ़ें खासकर शंकराचार्य की तो वन इज इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलेक्ट, लेकिन वहां पे यही चीज अधूरी रह जाती है कि सो व्हाट, व्हाई ऑल दिस। लूपहोल्स भी मिलते हैं उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन वेरी माइटी। और उन्होंने जिस तरह से छाप छोड़ी है पूरे
भारतवर्ष में, देखिए शंकराचार्य जी तो with all due regard to his intellectual capacity and his own sense of experiences, अब चारों तरफ भारतवर्ष में जाके मठ उन्होंने स्थापित किए, और धारा क्या थी? वही अदरवर्ल्डलीनेस, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। तो ये इसका घातक परिणाम हुआ भारतवर्ष के ऊपर। इसलिए श्री अरविंद तो बहुत डिटेल में रिफ्यूट करते हैं, और एक जगह उनका एक एफोरिज्म भी है, श्री अरविंद का एफोरिज्म है, गॉड लाफ्ड थ्राइस एट शंकरा। और एक उसमें था जब उन्होंने ईशावास्य उपनिषद पर कमेंट्री की, ट्वीक किया लिटरली, ताकि उसमें अदर वर्ल्डलीनेस आ ही जाए। क्यों कह रही है कर्मण्येवा नहीं जिजी विशेषताम क्षमा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, क्यों कह रही है? नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने ट्वीक किया अर्थों को, शब्दों को। इतनी स्ट्रांग स्टैंप भारतवर्ष में है कि हम अगर किसी से पूछो कि जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, आंख मूंद के मोक्ष। श्री अरविंद कहते हैं मोक्ष इज ए स्टेप, इट कैन नॉट बी द एम। और मोक्ष की जो परिभाषा वो देते हैं, इट इज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ही जननी है ईविल की, इग्नोरेंस ही जननी है सफरिंग की, इग्नोरेंस ही जननी है एरर की। तो कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। अब उसके बारे में यहाँ पे विस्तार से डिस्कस होगा, और एक डिटेल्ड ये चैप्टर है, चैप्टर 5 ऑफ बुक 2 पार्ट 1, द कॉस्मिक इल्यूजन, माइंड, ड्रीम एंड हेलुसिनेशन। तो मूल रूप से इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि संसार एक भ्रांति है, ये जो हम कहते आए हैं। ये माया शब्द का एकदम एक डिफरेंट यूजेज है यहाँ, लेकिन इल्यूजन इज ए भ्रांति, प्रतीति। अब ये प्रतीति किसको हो रही है? माइंड। जो रियलिटी है वो इससे अनअफेक्टेड है। कोई है जो ये प्रतीति कर रहा है, वो कौन है? वो एक इग्नोरेंट माइंड। यानी देखा जाए तो दो रियलिटी, ऑर्डर ऑफ रियलिटीज आ गई, या ये कहें कि एक रियलिटी है, दूसरी कंप्लीटली इल्यूजरी चीज है। अब उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, दे डोंट गो इनटू दिस डिबेट। और वो एक स्वप्न है जो माइंड देख रहा है, जिसको हम संसार कहते हैं। एक प्रकार की विक्षिप्ति है, एक प्रकार का हेलुसिनेशन है, और सेंसिबल व्यक्ति को इससे निकल के बाहर आ जाना चाहिए। और नेचुरल है जब व्यक्ति जीवन में पीड़ा कष्ट देखता है और उसको एक एग्जिट डोर दिखा दिया जाता है, तो हम कहते चलो अच्छा है, बाकी बाद में देखेंगे, पहले हम अमेरिका रूपी गंगा में जाके नहा लें, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये जो कमजोरी आई, अशक्तता, दिस इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडिया। और श्री अरविंद वन वर्ड में पिन पॉइंट करते हैं, भारतवर्ष जो भवानी भारती में लिखते हैं, इंडिया फेल बिकॉज ऑफ वांट ऑफ शक्ति। और हमने शक्ति को रिजेक्ट किया, शक्ति ने हमें रिजेक्ट किया। तो अब यहाँ पे पहले वो प्रारंभ करते हैं कि अगर मानवीय मन की भूमि पर अगर हम डिस्कस डिबेट करें तो किसी भी विचारधारा का प्रतिपादन किया जा सकता है। ये तो जो लोग भी माइंड गेम्स खेलते हैं, खासकर जो वकील के पेशे में हैं, वो जानते हैं कि इट डिपेंड्स, आप रूल को कैसे इंटरप्रेट करते हो, आप एक घटनाक्रम को कैसे आप देखते हो। आप इसको यूं भी ले जा सकते हो, वैसे भी ले जा सकते हो। तो ह्यूमन माइंड ने नाना प्रकार के खेल खेले हैं, और उसका सबसे जो जबरदस्त खेल रहा है वो ये रहा है कि सर ये अदालत में सारा मुकदमा ही झूठा है, गवाह भी झूठा है, ये घटना हुई ही नहीं, और पक्ष विपक्ष सब झूठे हैं। और सर आप जो जजमेंट देने वाले हो, आप नहीं जानते, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब देखिए ये भी आप, यू कैन प्रूव इट एक्चुअली ऑन इवन प्योर साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन श्री अरविंद का अनुभव जेल में क्या होता है, ये वकील भी मैं हूँ, विपक्ष का वकील भी मैं हूँ, और जो जज है वो भी मैं हूँ। नाउ सी द डिफरेंस, विच इज नॉट इल्यूजनिज्म बट समथिंग एल्स।
अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये बहुत ही विस्तार में, और इसको जस्टिफाई इस तरह से किया गया कई तरह से। एक जस्टिफिकेशन ये है कि देखो संसार में पीड़ा है, कष्ट है, भगवान भला पीड़ा कष्ट क्यों बनाएंगे? देयरफॉर इफ गॉड एग्जिस्ट ही हैज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड। वेरी प्लेन सिंपल डायरेक्ट लॉजिक, टू लॉजिकल टू बी ट्रू। क्योंकि हमने वर्ल्ड के बहुत सारे फैक्ट्स, अगर सच में ये केवल टॉर्चर चेंबर होता तो माना जा सकता है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट अकाउंट फॉर दिस। किसी को भी कह दीजिए मायावाद की क्लास सुन के आएगा और कह दीजिए मेरे पास एक टिकट है, फ्री टिकट टू यमलोक, स्वर्गलोक वाया यमलोक, नोबडी विल वांट इट। ये ऐसे नहीं है कि आपने एक समरी जजमेंट पास कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें, सर देखिए ईविल है, अब ये उसी तरह की सेंसेशनलिज्म है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि देखिए ट्रेन में हम लोग हजारों बार ट्रैवल किए हैं, सब चीज़ ठीक ठाक होती है, एक बार कभी सामान नहीं जाता, गुम हो जाता है किसी का, वो एक एनोमली के रूप में स्ट्राइक करता है। ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम बना देते हैं। ये अपूर्ण है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि बुरी है। अपूर्ण चीज एक कहीं जा रही है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये बुरी है, हमने कंडेम कर दिया उसको। तो जब हम ये कहते हैं कि बुरी है, तो इतनी भी बुरी नहीं है, अपूर्ण है। सब चीजें अपूर्ण है, और अपूर्ण क्यों है? अज्ञान की वजह से। पूर्ण हो सकती है, हो सकती है। सो दिस इज द लॉजिकल ट्रेल। अब यहां पे पेज 432 पे, और इसलिए विस्तार में उन्होंने किया है, वी नीड नॉट एंटर, बिकॉज ये उनके लिए जो बुद्ध और शंकराचार्य की फिलॉसफी को पढ़ पढ़ के या मान करके वो ये समझते कि नहीं बात तो सही है। तो यहाँ श्री अरविंद 432 exactly, and he ended up confirming the same thing paradoxically. यही तो उनकी समस्या थी। वो बुद्धिज्म की किस चीज को नेगेट कर रहे थे? अनात्मवाद, अवैधिक। तो उसमें जब उन्होंने नेगेट किया, उनके शून्यम की जगह उन्होंने वहां एक बैठा दिया। बट वर्ल्ड के बारे में तो वही बात हुई ना। सो ये इंस्टेड ऑफ शून्य ही पुट द वन, बट अगेन द वर्ल्ड इज फॉरगॉटन। तो दैट्स वाई, एंड आई डोंट कंडेम हिम, बट सर्टनली आई होल्ड ए ग्रज, इफ आई मे से सो, बिकॉज जब मैं भारतवर्ष को देखता हूँ उसकी अवस्था, कि कहाँ वो अर्जुन, भीष्म, द्रोण, श्री कृष्ण, वो भारतवर्ष, और अभी मैं जब देखता हूँ, सॉरी टू से, जोगी जोगड़ा घूम रहे हैं और चैनल टीवी पर बैठ करके वो 4 प्रवचन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील कि ये भारतवर्ष की दुर्दशा है। यह नहीं है भारतवर्ष। नॉट द इंडिया ऑफ माई सोल, नॉट द इंडिया ऑफ श्री अरबिंदो's ड्रीम्स। दैट्स ऑल आई विल से। तो अब यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ दीज 2 remarkable spiritual philosophies for Shankara in the historical process of India's philosophical mind takes up, completes and replaces Buddha. देखिए श्री अरविंद ने आंसर दे दिया। उनको थी प्रॉब्लम बुद्धिज्म से, पर क्या प्रॉब्लम थी? अवैधिक, वो वेदों को नहीं मानते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये थी। और उनकी प्रॉब्लम ये थी, ये शून्य शून्य की बात कर रहे, एकमेव द्वितीयम वेदों में। तो उन्होंने बुद्धिज्म को नेगेट करते करते उनको रिप्लेस कर दिया, बस ये उतना किया उन्होंने। तो रिप्लेसेस बुद्धा हैज वेड विद ए ट्रेमेंडस पावर ऑन हर थॉट, रिलीजन एंड जनरल मेंटालिटी। बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, छाप है, बड़ी स्ट्रॉन्ग छाप है। Everywhere broods its mighty shadow. Everywhere is the impress of the 3 great formulas, the chain of karma, escape from the wheel of rebirth, Maya. आप किसी एक एवरेज इंडियन से पूछिए, ये 3 चीजों के बारे में बात करेगा। चेन ऑफ कर्मा, कर्म बंधन। दूसरा व्हील ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म के फेरे में फंसे हुए हो। तीसरा माया। आस्क एनी एवरेज इंडियन अबाउट इंडियन फिलॉसफी, दैट्स हिज एंड। सो इसलिए श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार से रिफ्यूट करते हैं।
और वो लॉजिकली रिफ्यूट करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य और बुद्धा ने लॉजिक, बुद्ध ने नॉट सो मच विद द लॉजिक, दो इज माइटी इंटेलेक्ट, अमेजिंग इंटेलेक्ट, आई डू अप्रिशिएट दैट पार्ट, लेकिन शंकराचार्य की लॉजिक, मतलब अगर कांट के बाद या समकक्ष लॉजिकली माइंड, तो दैट इज शंकराचार्य टू हिज क्रेडिट। पर इसीलिए श्री अरविंद लॉजिकली रिफ्यूट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक एनालॉजी को, कि ड्रीम, स्वप्न क्या है, तो बताते हैं। इसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे कि ये स्वप्न है। तो क्या स्वप्न सच में इनसिग्निफिकेंट होते हैं? क्या स्वप्न के भीतर कोई सत्य नहीं होता जो हमारे जीवन और धरती से जुड़ा हो? श्री अरविंद उत्तर देते हैं ऐसा नहीं है। स्वप्न एक दूसरी भाषा में एक किसी और लेवल के सत्य को, लेकिन हमारे ही सत्य को उद्घाटित करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ड्रीम की पूरी एक लैंग्वेज है, भाषा है, और वो भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैदिक काल से, वैदिक काल में जिस तरह से स्वप्न देखते थे, अब वी हैव टू अंडरस्टैंड, अपग्रेड हो गया है ना, सिविलाइजेशन चेंज हुआ है। तो वैदिक काल में वो देखता, अगर मान लीजिए कोई देखता कि वो चैरियट पे तेज दौड़ता हुआ जा रहा है घोड़ों के साथ, तो उसका इंटरप्रिटेशन लगभग वही होता है। आज हम जब देखेंगे तो वो चैरियट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई वायुयान में बैठ करके जा रहा है, फ्लाइट भर रहा है। इट वुड मीन वेरी मच द सेम थिंग। या एक कार में, मोटर कार में बैठ के जा रहा है, तो क्योंकि वो इमेज चेंज हो गई, लेकिन वो उसकी प्रगति के बारे में बता रहा है। क्रैश हुआ तो उसका क्या अर्थ हुआ, हाथी को देखा तो उसका क्या अर्थ हुआ, सिंह को देखा, मृत को देखा है। इट इज ए होल वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ कह रहे ड्रीम तो कह दिया, इससे तुमने स्वप्न जगत को बिल्कुल ही नकार दिया। स्वप्न जगत की अपनी रियलिटी है, इट इज अनदर ऑर्डर ऑफ रियलिटी, इसकी अपनी भाषा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। स्वप्न पर रफली हम लोग ये कह लें, क्योंकि ये बाद में भी आएगा, 3 स्तर के स्वप्न आते हैं। एक होता है वह पार्ट जो सब कॉन्शियस है, जो कुछ हमने देखा सुना इधर उधर सब एक कचरे के स्टोर में चला जाता है, और स्वप्न के समय निकलता है। कभी सांप बन के निकलता है, कभी फूल बन के निकलता है, कभी आपके पाँव दलदल में धंस रहे हैं, कभी एक सुंदर बगीचे से जा रहे हैं, कभी पहाड़ के ऊपर यात्रा कर रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड हो गई। ये सारे अंदर की घटनाएं हैं। दूसरा सबलिमिनल, वो चीज़ें जो हमारा बाहरी जीवन नहीं पकड़ता, वे संकेत, लेकिन विश्व चेतना से जो हमारा इनर बीइंग पकड़ लेता है। मान लो कोई वॉरियर है इनर वर्ल्ड्स का, बाहर से बड़ा सीधा साधा इंसान है, अच्छा, वॉरियर भी अच्छा होता है, लेकिन वो स्वप्न में उसका वो वॉरियर एस्पेक्ट निकल के आ जाता है, क्योंकि वो विश्व चेतना की उन शक्तियों के साथ जुड़ा है जो योद्धा हैं, प्रकाश के योद्धा हैं, और वो स्वप्न जगत में निकल के आ जाता है। तीसरा सुपर कॉन्शियस, कभी कभी स्वप्न में ड्रीम इंटीमेशंस मिलती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लोगों को माँ श्री अरविंद का दर्शन, माता जी प्रकट हुई और उन्होंने एक पूरे कपड़े ही आयरन करके, क्लीन करके आपके हाथ में थमाए, तो स्वप्न बिल्कुल स्पष्ट है कि धो डाली चदरिया झिनी झिनी। तो ये सारे स्वप्न इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर वो इसकी बात करते हैं कि स्वप्न कहाँ से आते हैं। इसमें ये नहीं कि कोई ड्रीम के बारे में जानना चाहे तो दिस इज़ द सोर्स, नहीं, वो केवल यहाँ पे शंकराचार्य और बुद्धिज़्म के थॉट को रिफ्यूट कर रहे हैं। फिर पेज बाद में वो हेलुसिनेशन को लेते हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है कि ये भी उपमा दी गई कि जो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है आप उसको देख रहे हैं, तो इस तरह से हम हेलुसिनेशन कहते हैं। किंतु वास्तव में हेलुसिनेशन केवल हमारी अन्य इंद्रियों के साथ, अन्य जगत के साथ संपर्क है, जो हमारा मस्तिष्क एक फॉर्म दे देता है। तो वो हेलुसिनेशन माइंड संपर्क में आता है किसी या तो थॉट से या किसी और रियलिटी से, और उसको इमेज बिल्डअप करता है, और उस इमेज से वो डरता है या आकर्षित होता है, जो भी, वो एक पूरा एक विषय अपने आप में। तो नॉन एग्जिस्टेंट हेलुसिनेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी सेंसेस के बिना वो हो रहा है, मतलब जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हम देख रहे हैं, परंतु कोई चीज़ है जो हमारी सेंसेस पे इम्प्रिंट कर रही है और हम उसको
देख रहे हैं एक तरह से जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं। और तीसरा जो एनालॉजी दी गई है वो है इमेजिनेशन, की ये कल्पना है ये सारा संसार। तो कल्पना भी पूरी तरह कल्पना नहीं होती है। अगर ये कहा जाए कि कल्पना कीजिए तो क्या प्रश्न है, हाँ बताइए क्या कल्पना। अगर आप अपने आप भी कल्पना करें, कोई ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जो एग्जिस्ट नहीं करती। आप देखिए आपके सारे मटेरियल जो एग्जिस्ट करती है उसी से उठा के आप जोड़ तोड़ करेंगे। आप एक उच्छय श्रवा घोड़ा बनाया तो कैसा घोड़ा है? घोड़ा है जो उड़ने वाला है। अब पंख आपने बर्ड के लगा दिए, घोड़े का स्फिंक्स बना दी। अब आपने जोड़ तोड़ उन्हीं चीजों से बनाया जो एग्जिस्ट करती हैं, जो आपकी इंद्रियों ने अनुभव किए हैं। तो कल्पना भी प्योर कल्पना नहीं होती। यहां तक कि श्री अरविंद कहते हैं इमेजिनेशन कई फैकल्टीज की तरह इसका भी एक ट्रूथ के अंदर एक सत्य है, औचित्य है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रूथ इमेजिनेशन, जो आर्टिस्ट वगैरह रिसीव करते हैं और उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप, ये लास्ट में हम लोग पेज 453 पर पढ़ लें। ये 453 ऊपर से 5वीं लाइन, द माइंड क्रिएट्स द फिगर ऑफ ए मरमेड बट द फैंटेसी इज कंपोज्ड ऑफ टू एक्चुअलिटीज पुट टुगेदर इन ए वे दैट इज आउटसाइड द अर्थ्स नॉर्मल पोटेंशियलिटी। लेकिन अर्थ की दो पोटेंशियलिटी को, मरमेड, द अपर पार्ट इज लाइक ए वुमेन एंड द लोअर पार्ट इज लाइक ए फिश। तो आपने कल्पना में भी वही मटेरियल उठा करके उसको जोड़ा। यदि ये कल्पना है, ये नहीं कह रहे हैं कि श्री अरविंद की मरमेड्स आर इमेजिनेशंस, पर इवन इमेजिनेशन में इसी पेज में थोड़ा नीचे, इमेजिनेशन itself is in its nature a substitute for a truer consciousness's faculty of intuition of possibility. As the mind descends towards the truth consciousness, this mental power becomes a truth imagination, which brings the color and light of the higher truth into the limited adequacy or inadequacy. तो ये कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप कंसंट्रेट करते हैं तो इमेजिनेशन है। माता जी कहती हैं दिस इमेजिनेशन विल ओपन द डोर। आपने अभी इसको रियलाइज नहीं किया है, लेकिन यदि आप इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसके पीछे का सत्य उद्घाटित होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन। अंततः वो ये कहते हैं कि माइंड तो इन चीजों को जोड़ तोड़ कर रहा है, तो क्रिएटर कैसे हो गया? माइंड इज नॉट द क्रिएटर। Mind then is not a sovereign creator of things non-existent or erected in a void. It is an ignorance trying to know. Its very illusions start from a basis of some kind and are the results of a limited knowledge or a half ignorance. So इसके साथ में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, those who want to go into its detail. अब कॉस्मिक इल्यूजन मतलब क्या हुआ इसका, कि इग्नोरेंस के कारण हम चीजों को वैसा नहीं देख रहे जैसी हैं। ये इसका अर्थ हुआ श्री अरविंद की भाषा में। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं, भ्रांति ये हुई, एक भ्रांति हुई कि कोई चीज है नहीं। तो अगर हम फेमस रोप और स्नेक की एनालॉजी ले, तो शंकराचार्य जी बड़े इफेक्टिवली यूज करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आपने रस्सी को देखा, सांप समझ लिया, लेकिन कुछ तो था जो सांप का आभास दे सकता था। देयर वॉज ए रोप। ये नहीं कि कुछ भी नहीं था और आपने सांप को देख लिया। सो ये डिफरेंस है। तो अब श्री अरविंद यहां जब कह रहे हैं रियलिटी एंड द कॉस्मिक इल्यूजन, वहां ये बता रहे हैं इल्यूजन इस सेंस में है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वस्तुतः हैं, हमको वो नहीं दिख रही हैं, लेकिन इनका एक ट्रू विजन है। रियलिटी कैसे इसको कंसीव करती है, या हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहें भगवान इस संसार को कैसे देखते हैं। तो हम अज्ञान की आंखों से देखते हैं, इसलिए हम इसको एक प्रकार से देखते हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें भगवान को लखते लखते उनकी आंखें ट्रांसमिट हो जाए तो क्या दिखेगा? हमारे सारे नोशंस को अपसेट कर देगा। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल इज भगवत गीता। वो दुर्योधन कैसे देख रहा है?
हमारे सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अंत में कहता है भूरिश्रवा, स्वयं मैं दुर्योधन और मेरे भाई और हमारी 18 अक्षौहिणी सेना, इनके सामने ये अर्जुन भीम क्या कर लेंगे? उनकी सेना शून्य है। ये ह्यूमन विजन है, करेक्ट मेजर आकलन कर रहा है, उसको लग रहा है। डिवाइन विजन क्या है? वो श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, कहते हैं ये सब समाप्त हो गए हैं, ये डिवाइन विजन है। ये नहीं वो कह रहे हैं कि ये इल्यूजन है, वो कह रहे हैं दिस इज गॉन। यही चीज उन्होंने दुर्योधन को भी दिखाई थी। दुर्योधन ने उस समय इसको भ्रांति कह दिया था। सी द डिफरेंस, कितनी सुंदर है महाभारत। दुर्योधन ने उसी विजन को भ्रांति कह दिया कि ये मैजिक है, और यहां पर अर्जुन ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि वो देखते हैं कि सब यहां पे सब नष्ट हो चुका है। वो कहते हैं कि एवरीबडी, ये तो बैटल फील्ड इज ऑलरेडी फिक्स्ड मैच, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। तो दैट इज द डिफरेंस कि हम नहीं देख पा रहे हैं चीजों को जैसे भगवान देख रहे हैं। और जिस दिन हमारी दृष्टि, इसीलिए ये आवश्यक है योग, ताकि वी एक्सचेंज आवर इग्नोरेंट विजन विद द डिवाइन विजन। तो दैट इज द आइडिया, रियलिटी एंड द कॉस्मिक इल्यूजन। इसको बड़े विस्तार में अब इसमें वो बताते हैं, बाद में शंकराचार्य जी का भी एक वो ट्रांसेंडेंट रियलिटी बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल रियलिटी बताते हैं। पेज 483, 483, अ थ्योरी। ये सब पूरा लंबे डिटेल के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जिनको मेंटल डायलेक्टिक्स में मजा आता है। ए थ्योरी ऑफ माया इन द सेंस ऑफ इल्यूशन और द अनरियलिटी ऑफ कॉस्मिक एग्जिस्टेंस क्रिएट्स मोर डिफिकल्टीज देन इट सॉल्व्स। उसकी हम लोग बात कर ही चुके हैं। इट डज नॉट रियली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस बट रादर रेंडर्स इट फॉर एवर इनसॉल्युबल। एक डॉक्टर के पास आप जाइए, कहिए कि बुखार हो गया, डॉक्टर कहे भैया सब माया है, सर सिर में दर्द भी हो रहा है, माया है। वो कितनी कुछ भी अपनी, अब देखिए आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की या इनसॉल्वेबल बना दी। जब आप उसको इनवैलिडेट, और ये साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, इवन जब आपको पता होता है ना कि कोई कम्युनिकेशन में ये बताई जाती है कि अगला बंदा शायद जो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, डोंट स्टार्ट बाय इनवैलिडेटिंग द पर्सन, नेवर डू दैट। उसको आप पहले वैलिडेट करते हो उसके एक्सपीरियंस को, फिर आप आगे ले जाते हो। यू डोंट इनवैलिडेट स्ट्रेट अवे। और इसीलिए श्री अरविंद इसको स्ट्रेट अवे इनवैलिड नहीं कर रहे हैं, बड़े लंबे आर्ग्यूमेंट के साथ वो वहां ले जा रहे हैं जहां वो कहते हैं कि देखो इससे तो तुमने प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करी, तुमने तो इसको इनसॉल्वेबल बना दिया। क्योंकि जब तुमने ये कह दिया कि आपकी समस्या केवल आपकी भ्रांति है, तो समाधान किसका है? यू आर स्टक विद द सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कि अगर मेरी समस्या है तो वो अनरियल है। सो दैट इज वाई वो कहते हैं इट मेक्स इट इनसॉल्वेबल। फॉर वेदर माया बी एन अनरियलिटी और ए नॉन रियल रियलिटी, द अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑफ द थ्योरी कैरी इन देम द डिवास्टेटिंग सिंप्लिसिटी ऑफ नलिफिकेशन, ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स. It annuls the whole thing. Ourselves and the universe fade away into nothingness, or else keep for a time only a truth which is little better than a fiction. In the thesis of the pure unreality of Maya, all experience, all knowledge, as well as all ignorance, the knowledge that frees us no less than the ignorance that binds us, world acceptance and world refusal are two sides of an illusion, for there is nothing to accept or refuse, nobody to accept or refuse it. ये देखिए हमको कहाँ लैंड कर जाती है, एक ऐसे स्पिरिचुअल मेज में जहाँ से स्किप करना कठिन है.
तो इसलिए श्री अरविंद इसको बड़े विस्तार से इसको रिफ्यूट करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है मुझे लगता है। ये इस बात को एकदम जगह जगह, भारतवर्ष में तो खासकर, हम कितना भी कुछ कर लीजिए आप, लेकिन अगर मायावाद की थ्योरी पे स्टक रहेंगे तो भारतवर्ष में फ्रेश इन्वेजन्स की रिस्क रहेगा, क्योंकि आपके अंदर तेज क्षीण हो जाएगा। जो तेज आता है कहाँ से? वीर्य। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से आता है। वीर लिटरली कम्स फ्रॉम दी वीर। वीर इज नॉट जस्ट स्किल। वीर वो होता है जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जिसके अंदर योद्धा का रूप ले रही है, और वीर विहीन भूमि हो जाएगी यदि हमने इस इल्यूजनिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। इनफैक्ट इट शुड बी फिनिश्ड। ये अब श्री अरविंद बाद में ये भी कहते हैं ये एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाना है। और ये जगह जगह बताते हैं कि मेरे लाइफ में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, देन ही वेंट बियॉन्ड। तो अब जो उस एक्सपीरियंस में रुक गया ये उनकी समस्या है, बट इससे बेटर, इसीलिए माता जी कहती हैं फॉर ऑस्टेरिटीज के बाद कहती हैं दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो एसेटिक की तरह संन्यास ले लेते हैं, और दूसरे जो संसार में लिप्त है। लिप्त मतलब ऐसे नहीं कि लिप्त वाले लिप्त, पर जुड़े हुए हैं, दे आर हैविंग दैट जॉय ऑफ लाइफ। तो फिर माँ कहती है पर्सनली आई प्रेफर द सेकेंड वन। उनके लिए आशा है, पर जिन्होंने संसार को माया डिक्लेयर करके चल दिए, इसी से देयर इज नो होप, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं। आप उन्हें कुछ भी कहिए, कैसे भी कहिए, इट एंड्स अप विद ऑल इज अनरियल। पेज 484, 484. An uncompromising theory of illusion solves no problem of our existence. It only cuts the problem out for the individual by showing him a way of exit in its extreme form and effect. And for an illusory individual, we may add. Next page, paragraph शुरू हो रहा है 485 पर. The theory of illusion cuts the knot of the world problem. It does not disentangle it. It is an escape, not a solution. A flight of the spirit is not a sufficient victory for the being embodied in this world of the becoming. It affects a separation from nature, not a liberation and fulfillment of our nature. अब सोचिए, यही तो सावित्री में आता है, Here to fulfill him was God's desire. और वो जब सावित्री के मन में भी एक क्षण को आता है कि क्यों ना मैं चली जाऊं सत्यवान के साथ, तब वो कहती व्हाट विल आई से, जो वॉइस रिप्लाई देती है, व्हाट विल यू से बिफोर द क्रिएटर, जिसने भेजा था। भगवान में भाग के आ गया। भगवान क्या कहेंगे, तूने मेरे जन्मों की तेरी मेहनत बर्बाद कर दी। अगर इफ ही कुड एवर यूज ए ह्यूमन टर्म, इतनी मेहनत से गढ़ के मैंने तुझे यहां तक लाया था, यू हैव जस्ट डन द नॉट। एनीवेज, आज अनदर नाम भगोड़ों की लिस्ट में। दैट इज नॉट व्हाट इंडिया इज और शुड बी। और फिर वो बताते हैं कि व्हाट इज रियलिटी, पेज 489, 489 बड़े सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। अब रियलिटी कई लेवल पर अपियर होती है। एक रियलिटी सेंसरी रियलिटी होती है, एक रियलिटी माइंड की रियलिटी होती है। ये जो शंकराचार्य जी की रियलिटी है वो माइंड की एक एक्सपीरियंस होता है। माइंड डिवाइड कर देता है इस सृष्टि को, सृष्टिकर्ता को। फिर एक देयर इज अ वे दैट वन कैन से ऑल सेंस एक्सपीरियंस इज ए वीविंग एंड यू अनडू इट। सो देयर इज माइंड रियलिटी को एक तरह से कंसीव करता है, लेकिन इसके परे एक और विजन है रियलिटी का। तो किसको हम रियलिटी कहते हैं? तो यहां पर श्री अरविंद 489 पर कह रहे हैं व्हाट इज रियलिटी। ऑल टर्न्स राउंड द क्वेश्चन व्हाट इज रियलिटी। आवर कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड, इग्नोरेंट, फाइनाइट. आवर कंसेप्शंस ऑफ रियलिटी डिपेंड ऑन आवर वे ऑफ कॉन्टैक्ट विद एग्जिस्टेंस in this limited consciousness and may be very different from the way in which an original and ultimate consciousness sees it. वो ये बात हो गई कि भगवान इस धरती को कैसे देखते हैं, हमें कैसे देखते हैं, that we must know and not और यहाँ नीचे कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है,
To our sense, the earth is flat. And for most immediate practical purposes, within a limit, we have to follow the sense reality and deal with the flatness as if it were a fact. ये सेंस रियलिटी का सत्य है कि धरती चपटी है, और प्रैक्टिकली आपको इसी तरह डील करना है. अगर आप बोले धरती तीव्र गति से घूम रही, कई लोग हैं ना उनको ऐसे ही चक्कर आते हैं तो वो बार बार उनको लगे हम गिर जाएंगे, सिर के बल ग्रेविटी ने हमको रोक के रखा है, अब कंफ्यूजन हो जाएगा. तो प्रैक्टिकल के लिए हम सेंस अरेंजमेंट से चलते हैं. एक जगह और लिखते हैं, टू द सेंसेस सन मूव्स अराउंड द अर्थ. लेकिन इज इट, आपको ये प्रैक्टिकल उसके लिए चाहिए. ईस्ट से निकला, वेस्ट में डूब गया, ये तो सच नहीं है. बाहर जाते हैं तो ये दिखाई देता है सन डज नॉट मूव, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. एक थर्ड लेवल पर जब आप देखते हैं, बोथ सन एंड अर्थ आर मूविंग इन देयर ओन जर्नी. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. टू द सेंस द अर्थ इज फ्लैट and for most immediate practical purposes within limit, we have to follow the sense reality and deal with the flatness as if it were a fact. But in true phenomenal reality, the flatness of the earth is unreal. And science, seeking for the truth of the phenomenal reality of things, has to treat it as approximately round. शोबिंदु का जो perfection है language का, because the earth is not round, it is approximately round. नहीं, मतलब वो पोइट्री में भी आप देखिए कि देर इज नॉट अ वर्ड विच इज एग्जेजरेटेड. और ये कहते हैं वो, जब निरोधा या कोई पोइट्री लिख करके उनको भेजते थे, कहते ये इमेज इसके साथ जा नहीं रही है. इमेजेस में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आप उड़ते हुए स्वान के साथ अचानक बीच में हिरण कूद रहा था आकाश में नहीं बना सकते. तो देर इज ए वे टू लुक एट इट. और फिर अंत में कहते हैं, पेज 496, ये बस एक लाइन में पढ़ूंगा. ऑल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इज मैनिफेस्टेशन, बट अवर इग्नोरेंस इज द एजेंट ऑफ ए पार्शियल, लिमिटेड एंड इग्नोरेंट मैनिफेस्टेशन. इन पार्ट एन एक्सप्रेशन, बट इन पार्ट ऑल्सो ए डिस्गाइज ऑफ द ओरिजिनल बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस. तो अब उन्होंने जो रियल प्रॉब्लम है वो बता दी. हम संसार को वैसा नहीं देखते हैं जैसा ओरिजिनल विजन है. हम इग्नोरेंस से देखते हैं, इसलिए हमको ये, जैसे इग्नोरेंस में वो छड़ी डालते थे ना पानी में, कि वो कॉइन को टच करो तो पानी में जाती वो टेढ़ी दिखती थी, तो मुश्किल होती थी. गेम खेला होगा सबने बचपन में. तो वो डिस्टॉर्ट, हमारा ही जो सेंसेस है और माइंड है, वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है. ये नहीं कि अनरियल चीजें दिखा रहा है, वो डिस्टॉर्ट करता है. तो सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? यदि इग्नोरेंस चली जाए और हम उस विजन को, उस डिवाइन माइंड को एक्वायर कर ले, तो हमको चीजें जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिखेंगी, और जो करना चाहिए वैसा हम कर्म करेंगे. सो ये पूरी जो श्री अरविंद लॉजिकली बताते हैं. अब वहां पे पूरा क्वेश्चन आता है पेज 498 पर. दिस देन इज द मिस्ट्री, हाउ डिड एन इलिमिटेबल कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ इंटीग्रल बीइंग एंटर इनटू दिस लिमिटेशन एंड सेपरेटिवनेस. तो प्रश्न ये नहीं है ये इल्यूजन है यहां से भाग जाओ. प्रश्न ये है कि वो जो सर्वज्ञ है वो ये इग्नोरेंस कैसे बना और क्यों बना. ये पूरे चैप्टर्स उसी आधार पर चलते हैं. बड़ी सुंदर इसमें इमेजेस भी हैं वैदिक ऋषियों की. और वहाँ पर पेज 504 पर, पेज 504 पैरा शुरू होता है 504. अब यहाँ पर वो बताते हैं कि एक जगह फुटनोट है कि बुद्ध ने मेटाफिजिकल इश्यूज से डील ही नहीं किया. वो कहते थे इससे ये मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या है कि देर इज सफरिंग, व्हाट इज द वे आउट. सो अब लेकिन ये मेटाफिजिकल इश्यूज से डील करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सफरिंग इज ए पैसेज एंड नॉट द फाइनल एंड रिजल्ट. आपने एक मूर्ति जो बना रहा था मूर्तिकार, आपने उसको कह दिया कि ये तो
खंड खंड है, उठा के मूर्ति फेंक दो, वो एक डिफरेंट थॉट है देन मूर्तिकार इसमें मूर्ति बना रहा है, हम इसमें सहयोग करें और इसकी सुंदर मूर्ति बनाएं. ये डिफरेंस है दोनों की अंडरस्टैंडिंग का. तो पेज 504, वी मस्ट देन सीज होल्ड ऑन द स्ट्रेंज पावर ऑफ कॉन्शियसनेस which is the root of our ills, examine the principle of its operation and detect not only its essential nature and origin, but its power and process of operation and its last end and means of removal. How is it that the ignorance exists? और उसके फिर ठीक इस पैराग्राफ शुरू होने के पहले वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है. ये शुरू होती है सिलेक्टिव एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन से. इग्नोरेंस वहाँ से शुरू होती है. जैसे कि कोई व्यक्ति अगर केवल एक काम में लग जाए तो बाकी सब कुछ भूल जाता है, विस्मृत कर देता है. उसी प्रकार से ये जो एक्सक्लूसिव कंसंट्रेशन की जो फैकल्टी है, ये क्यों आई वो सब बताएंगे. उसके कारण इग्नोरेंस, और हम उसमें फिक्स हो जाते हैं. तो दैट इज द होल reason why ignorance exists. अब पेज 506, 507, 507 पे पढ़ लेते हैं. 507 पैराग्राफ के लगभग बीच में. The divine Maya is the knowledge of the truth of things, its essence, law, operation, which the gods possess, and on which they found their own eternal action and creation, and their building of their powers in the human being. अब ये डिवाइन माया जैसे वो समझती जीवन को, वो एक बहुत भिन्न चीज़ है. एक बार किसी ने माँ को किसी ने किसी के बारे में कंप्लेंट किया और उसको लग रहा था कि वो सही है, पर माँ ने उस व्यक्ति को जो उसको लग रहा था कि वो सही है कहा यू गो अवे फ्रॉम हियर. अब उसको समझ नहीं आया. अब उसने नलिनी को कहा कि ये तो अजीब बात है, माँ ने मुझे सुना भी नहीं, सुन लेती फिर जजमेंट देती. अब उसके जजमेंट क्या है कि मदर वुड हैव टोल्ड मी यस यू आर राइट, उस व्यक्ति को मैं बताऊंगा या बताऊंगी, पर माँ ने यू गो अवे फ्रॉम हियर. तो नलिनी ने उस सज्जन को कहा वॉट एवर द मदर सेज टेक इट एज ए ब्लेसिंग एंड ए ग्रेस. तो उसने कहा ठीक है, चला गया. 10-15 साल के बाद, कालखंड भूल रहा हूं, आके नलिनी को कहता है यू वर राइट, इट वॉज इंडीड ए ब्लेसिंग एंड ए ग्रेस. अब माँ ने क्या चीजें अंदर में देखी, वो लॉजिकल नहीं है, वो चीज लॉजिकल नहीं है. अब उस एक्शन के पीछे, लेकिन इसको कहते हैं रिचित. शी न्यू द राइट लॉ ऑफ ट्रूथ फॉर दिस इंडिविजुअल, उसके लिए क्या जरूरी है. लेकिन बाहर से अगर कोई देखता तो कहता मुझे क्यों भेजा, इसको भेजना चाहिए था. सो ये डिवाइन एक्शन जो होता है वो एक अलग नॉलेज पे फाउंडेड होता है जो हमारे पास नहीं है. इसीलिए हमारी बार बार हम अपने एक्चुअल एक्शन में फेल कर जाते हैं. वो और बात है कि डिवाइन स्टिल यूजेज इट फॉर द ग्रोथ. दिस आइडिया ऑफ द वैदिक मिस्टिक्स कैन इन ए मोर मेटाफिजिकल थॉट एंड लैंग्वेज बी ट्रांसलेटेड into the conception that the ignorance is in its origin a dividing mental knowledge which does not grasp the unity, essence, self-law of things in their one origin and in their universality, but works rather upon divided particulars, separate phenomena, partial relations, as if they were the truth we had to seize, or as if they could really be understood at all without going back behind the division to the unity, behind the dispersion to the universality. Let's take an example. बहुत लंबा सेंटेंस है, बड़ा सुंदर है. उदाहरण ये कि आपने किसी को घर बनाने के लिए कहा, तो आपके ये एक्चुअली हो चुका है और कई बार होता है. तो उसने ब्लूप्रिंट बनाया. ये समस्या हो रही है, ऑरोविल में भी समस्या हो रही है, यही समस्या एग्जैक्टली. तो आपका एक ब्लूप्रिंट
जो मालिक है या जो उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया, अब वो चीज किसके हाथ में गई? कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में गई, जो मेन आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट ने अलग अलग करके अंत में एक व्यक्ति वो बाथरूम बना रहा है, या मान लीजिए एक छोटी सी रोड बना रहा है, और वो रोड मालिक ने कहा है कि जिसने पूरा कंसीव किया, टोटलिटी, यूनिटी ऑफ थिंग्स, कि ये रोड इधर से आएगी साइड से। अब जो केवल वो पार्ट बना रहा है, रोड नहीं, वो पेवमेंट होता है ना आप जिससे एंटर करते हैं, उसने कहा ये अच्छी नहीं लग रही है, बीच में बना लें। अब क्या हुआ, उसको काम दी, इसीलिए ओबेइंग द डिवाइन विल इज सो इंपॉर्टेंट। उसको काम दिया गया था, भाई तू ये कर दे। नहीं नहीं नहीं, वो बीच में ना बड़ी शानदार सुंदर लगेगी। वो ओरिजिनल प्लान से हट के उसने बीच में लगा दी रोड। अब वो जब जाएगा मालिक के पास, कहेगा भैया तुझे इतना भरोसा नहीं है कि मैंने ये सब अपने अंदर देख के जान के, बेस्ड ऑन अ यूनिटी ऑफ थिंग्स आई हैव मेड दिस। अब क्या हुआ इसमें? इग्नोरेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। वैदिक ऋषि क्या कहते थे? इग्नोरेंस इज ए डिवाइडिंग नॉलेज विच इज फॉरगॉटन द यूनिटी। ये नहीं कि अब आप यूनिटी में जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं यही मुझे करना चाहिए था। अब ऐसे इतने डिस्टॉर्शंस हुए हैं ओरिजिनल प्लान में, जिनको मां कहती है फॉर्मेच्योर्स, और मनुष्य तो ऐड करता जाता है, कि उसके कारण दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान को सही करना चाहते हैं। माता जी के कमरे में जब आप जाएंगे तो आपको बाहर एक लिखा हुआ मिलेगा, और लगा देना चाहिए, यू वांट टू करेक्ट व्हाट द क्रिएटर इज डूइंग, यू वांट टू करेक्ट व्हाट द क्रिएटर इज डूइंग। नहीं नहीं, उनको थोड़ी पता होगा हमारी ग्राउंड लेवल पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, अब ये जो ओरिजिनल डिवाइन माया है, इट हैज टेकन इनटू अकाउंट द एंटायर थिंग्स। हमको क्या करना चाहिए? टू ग्रो इनटू दैट कॉन्शियसनेस, ताकि हम इसको समग्रता से समझ सके। लेकिन हम बच्चों की तरह अपने हेस्ट में, भगवान से गलती हो गई, हम उसको सुधारेंगे यही कह के जगह जगह क्रिश्चियन मिशनरीज गए और अफ्रीकनों से उनकी नेचुरल इम्यूनिटी छीन ली, भारतवर्ष से उनकी सभ्यता छीन ली, हम तुमको सभ्य बनाएंगे। तो ये दिस डिस्टर्बिंग थिंग्स, दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम। तो श्री अरविंद ये बता रहे, वैदिक ऋषियों का ये मतलब था कि वो यूनिटी वर्ल्ड को एम्ब्रेस करती है। सो अंत में वो कहते हैं इसी पेज पर, ही एम्ब्रेसेस द वर्ल्ड, the divine himself from the highest height, whence he embraces the world. It must be noted, however, that the ignorance in this conception of it is still a kind of knowledge, but because it is limited, it is open at any point to the intrusion of falsehood. आप बस वो काम कर रहे हो, आप टोटल प्लान को भूल रहे हो, नहीं देखना चाहते हो, तो आप, वो सही है कि आपको ये करना है और आपको इसकी नॉलेज भी है, लेकिन आप टोटलिटी को भूल जाते हो। ये जो चीज थी, ये उपनिषदों में चेंज हो गई। वो जो सुबह बात हो रही थी, अब देखिए कैसे चेंज हुई। इन द वेदांतिक थॉट ऑफ द उपनिषद वी फाइंड द ओरिजिनल वैदिक टर्म्स रिप्लेस्ड बाय द फेमिलियर एंटीनोमी ऑफ विद्या एंड अविद्या, पेज 508। अब क्या हुए? दो ऑपोजिट्स हो गए। अब जैसे ही आपने दो ऑपोजिट हो गए तो रिडेम्पशन का कोई चांस नहीं रहा। वो तो अविद्या का क्षेत्र है, ये विद्या का क्षेत्र है। बट इन ओरिजिनल कंसेप्शन अविद्या वाज वन एक्शन ऑफ विद्या, इट्स लिमिटेड नॉलेज, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। एंड विद द चेंज ऑफ टर्म्स there has come a certain development of significance. For since the nature of the knowledge is to find the truth, and the fundamental truth is the one, the Veda speaks repeatedly of it as that truth and that one. Vidya, knowledge in its highest spiritual sense, came to mean purely and trenchantly the knowledge of the one. Avidya, ignorance, purely and trenchantly the knowledge of the divided many, divorced
as in our world it is divorced from the unifying consciousness of the one reality. We can take this once again just to let it be completely impressed हमारे मन में कि अविद्या क्या है. ये नहीं कि ये जो सारा क्षेत्र है आपका कार्य का ये सब अविद्या है, इसको छोड़ दो और आप फाइंड द टिकट टू निर्वाणा. क्यों? वो विद्या है, उसके थ्रू आप एक को जानोगे. दैट इज नॉट द ट्रूथ. वह जिससे विद्या निकली है उसी ने अपने अंदर से अविद्या के रूप में ये पर्टिकुलर काम का ये हिस्सा आपको सौंपा है. सो अविद्या ही विद्या से ही निकली है, और वो बाद में बताएंगे कि क्यों निकली है. दैट कम्स लेटर, और कैसे निकली है. लेकिन ये दो अलग अलग जब हमने कर दिया, ये क्षेत्र विद्या का, ये क्षेत्र विद्या का, वहां पे प्रॉब्लम है. इसीलिए वो वी हैव टू गो बैक टू द एंशिएंट वैदिक फॉर्मूला, यस्मिन् विज्ञाते विज्ञाति सर्वम. द वन विदाउट ए सेकेंड हैज टू बी रेड along with दिस फॉर्मूला, सर्व खल विदम ब्रह्मन. एकमेव द्वितीय के साथ में सर्व खल विदम ब्रह्मन, नेति नेति के साथ में इति इति, तब वो चीज कंप्लीट होती है. विद्यांच विद्यांच यस्त द्विदुभंसा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल नॉलेज एंड द इग्नोरेंस में श्री अरविंद बहुत कुछ है जो हमें रिवील करते हैं. वी हैव 10 minutes तो वी कैन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. अब इसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, मेमोरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द इग्नोरेंस. अब कई बार ये लगेगा कि ये एक स्पिरिचुअल बुक में जो हाई टीचिंग, इसमें ये सब की क्या ज़रूरत है. लेकिन अगर मेटाफिजिकल थॉट हम पढ़ें, जैसे बुद्धिज़्म में मेमोरी को एक इम्पॉर्टेंस दी गई है जिसके स्ट्रेन से आपको बाहर निकलना है. मेमोरी आपको बाइंड करती, यहाँ तक कहा गया कि मेमोरी ही आपको सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करती है. मैं था, अब मुझे तो इस समय तो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन स्मृति के द्वारा पास्ट मेरे प्रेजेंट में आता है, स्मृति के द्वारा. और स्मृति वो कड़ी है या धागा है जिससे हम पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ते हैं. तो मेमोरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस मेमोरी है. इसीलिए जब कोई हमको बचपन का चित्र दिखाता है, हमारे तो बड़े खुश होते हैं. अरे वाह, ये तुम हो गुड्डू? हाँ मैं ही हूं. क्या खुश होते हैं. तो ये मेमोरी के कारण, आप अभी वो नहीं हो, लेकिन मेमोरी एंड द इग्नोरेंस. तो इन तीनों का जो संबंध है, इग्नोरेंस में ये ऑपरेट करती हैं. तो अब बुद्धिज्म ने तो इसको इस तरह से लिया कि ये पूरे चेन को आप डिस्ट्रॉय कर दो. कई ऐसी फिलॉसफीज हैं, अभी भी हैं. लिव इन द मोमेंट, इट इज ट्रू, बट दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इट हैज टू बी इटर्नल मोमेंट. इफ यू लिव इन द मोमेंट, उसके दो अर्थ निकल सकते हैं. एक तो मोमेंट के धारा प्रवाह में आप बह रहे हो इग्नोरेंस में. दूसरा फैक्ट यह है कि अगर आप मोमेंट को पकड़ते हो तो स्लिप हो जाता है. बट इफ यू से लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट, यस देयर इज ए ट्रूथ इन इट. तो मेमोरी के द्वारा हम एक चेन की तरह हैं. पेज 525, अगेन इसके डेप्थ विस्तार में हम नहीं जा रहे. मेमोरी इन द डिवाइडिंग कॉन्शियसनेस इज ए क्रच अपॉन विच माइंड सपोर्ट्स इटसेल्फ as it stumbles on, driven helplessly without possibility of stay or pause in the rushing speed of time. कालातीत अवस्था में, इवन टाइमलेस स्टेट में, तीनों कालों का ज्ञान है. यही श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं. यहाँ देखिए ये जो डायलॉग्स हैं, इसमें ये सारे सत्य कैसे रिवील किए गए हैं. श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुझे याद नहीं है. क्या याद नहीं है? अरे हम दोनों साथ साथ रहे हैं, कई युद्ध लड़े हमने. श्री अरविंद चारूचंद्र दत्त को चिट्ठी लिखते हैं. चारूचंद्र दत्त गुस्सा हो गए थे श्री अरविंद से, चीफ क्यों चले गए पॉलिटिकल फील्ड से. तो दिलीप कुमार कहते हैं कि चारू तो आपसे बड़ा नाराज है, आप जानते हो. श्री अरविंद कहते हैं चारू, अरे वह तो वो है जिसके साथ वी हैव फॉट द बैटल ऑफ द एजेस. इस बार मैं उसको बुला नहीं पाया. माई ओन प्री ऑक्यूपेशंस आई सपोज. ह्यूमिलिटी देखिए, और काम अलग प्रकार का होना था. चारू को जब ये पता चला, वो तो रोना छूट गया. ही रिमेंबर्स मी, ही नोज मी. बैटल ऑफ द एजेस, जस्ट इमेजिन.
वही श्री कृष्ण कहते ना कि मैं जानता हूं, तेरे साथ में लड़ा हूं, तू नहीं जानता है। तो ये एक अवस्था है, कालातीत अवस्था, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वहां मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, वहां विजन है। श्री कृष्ण मेमोरी के द्वारा नहीं कह रहे हैं कि मैंने ही ये योग इक्ष्वाकु को दिया था, सन गॉड को। सन गॉड ने सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद लीनिएज ऑफ किंग, सारे रघुवंशी, हरिश्चंद्र, सगर, ये सब आते हैं उसमें, एक से एक शिवी, राजा रामचंद्र लास्ट में जो आते हैं लीनिएज, तो कहते हैं उनको मैंने दिया था, वहाँ से विलुप्त हो गया। अब ये यदुवंशी जो चंद्रवंशी है उनके अंदर ये प्रकट होता है, बिकॉज चंद्रवंशियों की 2 लाइन्स आई थी, उनमें एक थे यदुवंशी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो सूर्यवंशी राजाओं ने इस योग को धारण किया था। दे वर ऑल किंग्स एंड दे वर ऑल योगीज, और फिर वो विलुप्त हो जाता है। कहाँ से वो जन्म लेता है? श्री कृष्ण, जो ओरिजिनली वो चंद्रवंशी हैं, मून और उनका बुद्ध के साथ। अब चंद्रवंशियों में ये 2 धाराएं हुई, एक यदुवंश निकला यदु राजा के साथ। तो अब वो देखिए, ये उन्होंने मेमोरी से नहीं बोला, ये कौन सी मेमोरी है, ये विजन है। लेकिन चूंकि वी हैव लॉस्ट द विजन, तो हम क्या करें, हम मेमोरी से काम चलाते हैं। पर मेमोरी हमको कितना बताएगी? पॉवर्टी है इसके अंदर, यही श्री अरविंद ये बता रहे हैं। Memory is a poverty-stricken substitute for an integral, direct, abiding consciousness of self and a direct, integral or global perception of things. तो अज्ञान में हम लोगों को छोटे मोटे क्रचेस दे दिए गए। जब दारा आते माँ के पास, माँ कहती, ओ दारा नहीं नाम था, शेख इब्राहिम, दारा यू हैव कम। माँ he says, आई एम सॉरी, आई एम नॉट दारा, आपको भूल हुई है, आई एम शेख इब्राहिम फ्रॉम हैदराबाद। ओ आई नो यू आर दारा। कौन से दारा? दारा शिको। औरंगजेब भी आया था उन्हीं का छोटा भाई बन के। ये एक और दूसरी स्टोरी है। इस यंगर ब्रदर वाज औरंगजेब, नाम दिया था श्री अरविंद ने प्रशांत। वो भी आश्रम में रहा, बाद में छोड़ के चला गया। नहीं, हमारे अल्लाह ही छोड़ के गया बेचारा। बड़ी बैड डेथ हुई उसकी। पूरे पैदल रेलवे ट्रैक के थ्रू जा करके वो हैदराबाद गया, रेलवे ट्रैक चलता चलता। फाइनली हैदराबाद में डाइड इनकॉग्निटो, क्योंकि वो फंडामेंटलिज्म का फितूर इतना स्ट्रांग था। सम ऑफ श्री अरविंदो स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर्स ऑन फंडामेंटलिज्म आर रिटन थ्रू दारा के अंदर भी था। वो कहता था, आप देखते, हम यहाँ फूल चढ़ा सकते हैं, अगरबत्ती दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, तो मैं 5 बार नमाज क्यों ना पढ़ूं? यू आस्क सच क्वेश्चन। श्री अरविंद कहते हैं, पढ़ो, लेकिन यहां नहीं पढ़ो, तुम जहां जाके पढ़ो। बिकॉज वन कुडंट अंडरस्टैंड दैट डीपर सेंस। वो एक दारा वाला एस्पेक्ट, वो एक इस्लाम वाला एक स्ट्रांग आया था। लेकिन श्री अरविंद अल्टीमेटली ही लिव्ड इन द आश्रम एंड लेफ्ट हिज बॉडी इन द आश्रम। सो ये एक पूरा, लेकिन श्री अरविंद माता जी दे न्यू दैट। वो मेमोरी से नहीं बता रहे थे, हाँ दारा याद आ रहा है कुछ धुंधला सा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, तुमको पता चलेगा। इट इज ए डायरेक्ट और कॉम्प्रिहेंडिंग विजन। लेकिन जब हम नहीं उसमें रहते हैं, तो पेज 527 पर ये बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है। पेज 527 पर लास्ट लाइन है, टाइम इज द ग्रेट बैंक ऑफ कॉन्शियस एग्जिस्टेंस turned into values of experience and action. The surface mental being draws upon the past and the future also, bracket में, and coins it continually into the present. अब देखिए, टाइम का बैंक बड़ा अद्भुत है। करेंसी आप डाल दी आपने, बड़ी पीड़ा हुई थी, हार्ट ब्रेक हो गया, बड़ी पीड़ा हुई। करेंसी आपने डाली, पेन ड्यू टू हार्ट ब्रेक। 20 साल बाद वो निकाला आपने, आप बड़े खुश हो रहे हैं, लॉटरी लग गई मेरी, अच्छा हुआ अच्छा हुआ कि मैं उस समय, लड़की ने रिफ्यूज कर दिया या वाइस वर्सा, लड़के ने रिफ्यूज कर दिया, बच गई मैं। अब देखिए टाइम बैंक कैसे काम करता है। आपने करेंसी उस समय डाली थी पीड़ा की, बाद में जब आपने उसमें निकाला तो यू रियलाइज कि इट वॉज रियली वेरी नाइस। कई बार ऐसा होता है ना, तो इस तरह से वो चीज़ों को बदलता है।
वो करेंसी को फ्यूचर वैल्यूज में भी बदल देता है. He accounts for and stores up the gains he has gathered in what we call the past. इसीलिए जब बच्चे आते हैं, पापा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पापा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, पापा बाहर से चाहे कितने भी जोर जबरदस्ती बोल दें, लेकिन मन में हाँ मेरे भी नहीं आए थे, कोई बात नहीं है. ये मतलब एक डिफरेंस हो जाता है ना. देखिए, अब वही चीज उस समय जो अनुभव कर रहा है, लेकिन टाइम ने उसकी वैल्यू चेंज कर दी. तो टाइम इज द ग्रेट बैंक. इसीलिए कहते हैं ना, समय बताएगा. समय बताता है, बिल्कुल सही बात है, बताता है. He accounts for and stores up the gains he has gathered and in what we call the past, not knowing how ever present is the past in us. It is there. कहीं ना कहीं वो अंदर में है, वो दूसरे ढंग से वो प्रकट हो रहा है. He uses as much of it as he needs as coin of knowledge and realized being, and pays it out as coins of mental, vital and physical action in the commerce of the present, which creates in his view the new wealth of the future. तो इसी प्रकार से अज्ञान में हम लोग मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, ये एक्सपीरियंसिंग कॉन्शियसनेस कौन सी है? इग्नोरेंट कॉन्शियसनेस है. उसके आधार पर हम टाइम के बैंक से जब कोई नया निर्णय लेना होता है, उसमें से ड्रॉ करते हैं करेंसी और कहते हैं देखते हैं उसकी वैल्यू, उस हिसाब से हम आगे के निर्णय लेते हैं. लेकिन ये सब कुछ इग्नोरेंस में हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो यूनिफाइंग ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग नॉलेज और विजन नहीं है. तो विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक.